स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना और मैं हूं राजीव लोचन शर्मा। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। अलवरगेट थाना क्षेत्र के एक सूने मकान में चोरों ने सामान पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक की गैर मौजूदगी में पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। अलवरगेट थाना क्षेत्र में रहने वाले व्याख्याता अतुल शर्मा के सूने पड़े मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र बाफना ने बताया कि चोरों ने टीवी के अलावा नल के पाइप तक चुरा लिए एवं 30,000 तक के कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के बारे में पुलिस को पड़ोसी ने जानकारी दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया एवं मकान मालिक को भी इस संबंध में सूचना दे दी गई है। ये हमारा मैं इनका जहाँ चोरी हुई है वहाँ का पड़ोस में रहता हूँ मैं, और इनके पड़ोस में ये जो C46 मकान है उसमें चोरी हुई है। और यहाँ पे एक तो टीवी ले गए, स्टैंड से खोल के टीवी ले गए और उन्हें 9-10 टोंटियाँ तोड़ के ले गए। एक स्टोर का ताला भी तोड़ा और उन्होंने और भी कोशिश करी लेकिन तोड़ नहीं पाया, लेकिन कम से कम 25-28 हज़ार के आसपास तो नुकसान खरीदे ले गए सामान जो। ये इनका यहाँ अतुल शर्मा जी रहते हैं, जिनके यहाँ चोरी हुई है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है। अच्छा, बर्लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है। कौन से एरिया से? ये एमडी कॉलोनी का में मकान है। राजकीय महाविद्यालय के एनएसयूआई छात्रों द्वारा विषय परिवर्तन व अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। हमारी मांगते जिंदाबाद, चाँद सकते जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात बुला लो। राजकीय महाविद्यालय अजमेर के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र विषय परिवर्तन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया। इससे पहले छात्रों ने मुख्य द्वार पर बैठकर नारे लगाए। आज हम अजमेर एनएसयूआई ने जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने जो एडमिशन फॉर्म भरे थे, तो उनको विषयों का सही ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने गलत विषय भर दिए थे। तो अब वो विद्यार्थियों को समझ पाने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो आज हम अजमेर एनएसयूआई द्वारा प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो विद्यार्थियों ने गलत विषयों का चयन किया है उन विषयों को जल्दी सही करें और उन्हें जो उनके विषय समझ पाने में कठिनाई नहीं आती है वो विषय उन्हें दिए जाए। कितने बच्चे हैं ऐसे 250 से 300 प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं जिनको गलत विषय दे दिए गए हैं। तो ऐसे में आपने कितनी बार शिकायतें दी? हमने 2 बार प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया था शांतिपूर्वक, पर हमारी बात सुनी नहीं गई। इसलिए आज हमने बड़ा प्रदर्शन किया और एक बार पुनः ज्ञापन दिया हमने। आज अजमेर एनएसयूआई द्वारा जिन बच्चों को गलत सब्जेक्ट दे दिए गए उनके विषय पे हमने ज्ञापन दिया है। जैसे कि जो बच्चा उर्दू पढ़ना नहीं जानता उनको उर्दू दे दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस से उसको उर्दू में पटक दिया गया है। हिंदू बच्चा कैसे पढ़ेगा मतलब उर्दू। हमारी ये मांग थी, मुख्य मांग तो यही है। स्टूडेंट ने 5 ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिया, सेकंड नहीं दिया, थर्ड नहीं दिया, उनको डायरेक्ट 5वें में पटक देते हैं। तो वो कैसे मतलब पढ़ेगा, अपनी स्टडी कैसे करेगा, एग्जाम पास में ही है। कितने बच्चे हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, कम से कम 300 बच्चे ऐसे हैं। कॉलेज शिक्षा आयोग जयपुर द्वारा ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आयोजन राजकीय महाविद्यालय अजमेर में किया जा रहा है। अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के उत्कृष्ट अध्यापक व्याख्याता शामिल हो रहे हैं। यह कार्यक्रम 22 फरवरी से 27 फरवरी तक राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी भाषा व साहित्य से संबंधित शिक्षण पद्धति के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।
अभी कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो कि वृहद स्तर पर पूरे राजस्थान में चल रहा है। और अभी हमारे कॉलेज में तारीख 22 से 27 तक ये ज्ञान गंगा कार्यक्रम, जो कि एक्चुअली एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिससे कि सभी का गुणात्मक उन्नयन किया जाना है, सभी एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का। तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट कॉलेज से जो कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है, उसमें पूरे भारत भर के बहुत ही उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और अनेक एसोसिएट प्रोफेसर्स भी अनेक विषयों पर अपनी वक्तव्य देंगे। तो हमने, क्योंकि अनेक जगह से होना था, तो हमने एक बहुत ही वृहद उसका टाइटल रखा है, जिसका नाम है, हम जिस टाइटल पे काम कर रहे हैं वो है ट्रेंड्स एंड अप्रोचेस इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें सभी की अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का समावेश हो जाएगा। और हमें बहुत गौरव है इस बात का कि हम एक प्लेटफॉर्म पर देश भर के महान विचारकों को, वक्ताओं को एक साथ ला सके हैं। और इसके अंदर लगभग 50 प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी की तरफ से बहुत अच्छा कमेंट मिल रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कार्यक्रम हमारे कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने दिया है वो एक अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। ये जूम प्लेटफॉर्म हमने डिसाइड किया हुआ है, तो जूम के ऊपर ऑनलाइन सभी लोग आते हैं, तो वहाँ से, और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो हमको मदद करती है। विभाग के सभी लोग जो हैं बारी बारी एक 2 दिन मॉडरेटरशिप करके, और हमको कॉलेज की टेक्निकल टीम जिसकी हेड हैं प्रोफेसर उमा, वो उनके सहयोग से हम कर रहे हैं जूम प्लेटफॉर्म पर। कितने दिन तक चलेगा ये 6 दिवसीय कार्यक्रम है, इस सप्ताह भर चल रहा है। इसका प्रादुर्भाव 22 तारीख को हुआ था और समापन इसका कल है। हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। सबसे पहले तो हमारे पर कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने हमारे पर विश्वास किया हमको ये देने के लिए। दूसरा ये रिस्पांस ये है कि हमको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, जैसे प्रोफेसर GJV प्रसाद सर, गिरिजा शंकर वेंकटरमन प्रसाद, और प्रोफेसर संजय दत्ता रॉय, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत प्रकांड विचारक हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका अपना एक निश्चित स्थान है, और उन्होंने भारतीय विचार से विदेशी विचार को कितना प्रभावित किया है। और उन अनेक विधाओं पर हमें लोग बोल रहे हैं। अभी फ़िलहाल एकदम से सभी लोगों का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन हमें बहुत गर्व है, हमारे पास में बहुत उत्कृष्ट श्रेणी हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। किशनगंज क्षेत्र में बन रहे एक निर्माणाधीन मकान से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक दौसा का रहने वाला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। अजमेर के कृष्णगंज थाने क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। युवक का शव पड़ोसी के मकान में मिला। थाने के एएसआई मोइनुद्दीन ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान दौसा निवासी मंगल के रूप में हुई है। पुलिस जानकारी के मुताबिक दौसा निवासी मंगल यहां पर बेलदारी का काम करता था और जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है उसी बिल्डिंग में वह सोता था। संदिग्ध परिस्थितियों में वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल उसके शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हाँ सर, मैं मोइनुद्दीन एएसआई थाना किशनगंज। आज दिन में करीब 12:30-1 बजे सूचना मिली कि गेटवेल हॉस्पिटल के सामने जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, इसके पास में एक आदमी ऊपर से गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके पे मैं पहुंचा हूं। इसका मृतक का नाम मंगल मावर है। ये दौसा का रहने वाला है। इसी बिल्डिंग में ये काम करता था। रात को यहीं सोता है। रात को शायद इसके ऊपर से गिरने से मौत हो गई है। जैसी भी सूरत होगी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पोस्टमार्टम करवा के हकीकत मालूम चलेगी। और इसके वारिस भाई इसका साथ है, जो मृतक के साथ है, और आगे कार्रवाई में हम मसरूफ़ है। ये रात में गिर गया तो 12 बजे तक क्या कर रहे थे? नहीं, इनको मालूम ही सुबह चला। ये पीछे घर के पीछे गिरा है, जिसको मालूम ही नहीं चला किसी को। ये घर के पीछे गिरा है।
ये गैलरी में गिरा है जिसका किसी को मालूम ही नहीं चला। इन्होंने जब सुबह तलाश किया यार ये घूमने, घर वाले देखा तो बोले ये आदमी कौन है, जब इन्हें मालूम चला। बाकी इसके गिरने का किसी मालूम ही नहीं चला। ये रात को शायद लेट नाइट में गिरा है। HIV मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 2017 में बनाए गए कानून की जानकारी व HIV मरीजों को सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राजस्थान सरकार के सभी विभागों को कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सेमिनार कक्ष में एड्स कानून 2017 अधिनियम उसके बारे में राज्य सरकार की विभिन्न विभागों को जानकारी दी गई, जिसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से बताया गया कि सरकार द्वारा एड्स के मरीजों को क्या क्या रियायतें और सुविधाएं दी जाती हैं। सभी विभागों को इस बारे में जानकारी होना चाहिए। इस सेमिनार वर्कशॉप में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, NGO व सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया, जिनको इस कानून की जानकारी मुहैया कराई गई। आज RSEX के निर्देशानुसार एक भारत सरकार द्वारा लाया गया कानून है एड्स 2017 अधिनियम। उसके बारे में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जानकारी दी गई है। एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि सभी विभागों को पता होना चाहिए कि ये 2017 एड्स अधिनियम क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं, किसका क्या ड्यूटी है। तो उसके बारे में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया गया है जो ART सेंटर अजमेर द्वारा संचालित किया गया है। इसमें राजस्थान सरकार के लगभग सभी डिपार्टमेंट जिनका HIV एड्स के से संबंध है वो सभी, उसमें रसद विभाग भी है, प्रशासनिक विभाग भी है, पुलिस विभाग भी है, रोडवेज है, रेलवे है, जितने भी इनके जांच, दवाई, सामाजिक संगठन, NGOs सभी को आमंत्रित किया गया है। GST कानून के विरोध में शुक्रवार को देश भर के व्यापारियों संगठनों द्वारा भारत बंद रखा गया था। अजमेर के व्यापारियों ने भी GST के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। GST वापस लो, GST वापस लो, GST वापस लो, GST वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद। GST वापस लो, GST वापस लो, GST वापस लो। अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा शुक्रवार को ऑल इंडिया व्यापारिक संघ द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का समर्थन न करते हुए दुकानों को खुला रखा गया, बल्कि अजमेर के व्यापारियों द्वारा हाथ पर काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए GST कानून का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि यह काला कानून है, इससे व्यापार में बढ़ोतरी की बजाय नुकसान हो रहा है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में आज हमने जो ऑल इंडिया के व्यापारिक संघ के हमारे बड़े पदाधिकारी, बड़े संगठन हैं, उनके तत्वाधान में भारत बंद का ऐलान किया गया था। हमने भारत बंद को नहीं करते हुए आज सभी व्यापारियों अजमेर के श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के साथ इसको 14 व्यापारी एसोसिएशन जुड़ी है। हम सभी व्यापारिक एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर GST का विरोध किया। GST का विरोध क्योंकि आज की तारीख में जो GST केंद्र सरकार ने लगाई है वो गलत है। ये दमन नीति है केंद्रीय सरकार की, क्योंकि व्यापारियों के पास वैसे ही कमाने को कुछ ही नहीं है आज की तारीख में। और GST के बारे में अगर हम एक बिल नहीं काटते हैं तो उसकी भी GST, हम यहाँ से खरीदेंगे माल किसी को देंगे उसका भी GST। तो हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि GST को जो काला कानून लगाया उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आज हमने काली पट्टी बांधकर विरोध कराया। इसके अलावा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की व्यापारी, तो व्यापारी केंद्र सरकार को दिखा देगा कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। इसके आगे हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार ने जो ये GST का कानून लगाया उसमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक ही GST लगेगी सिर्फ कारखानों पे। उसके बाद इन्होंने राज्य सरकार में लगाया और कम से कम 200 बार इन्होंने कानून चेंज कर दिए हैं। GST इतनी कठिन है कि
हमारे सीए साहब को समझ में नहीं आता है कि जीएसटी क्या है। व्यापारी इतने परेशान है कि ये जीएसटी क्या होती है। हम सीए के पास जाते हैं, सीए कहते हैं हमको खुद को समझ में नहीं आती है कि ये जीएसटी कौन सा कानून लगाया है। हमारा यही है कि जीएसटी को सरल किया जाए और एक ही टैक्स की जाए। 3%, 5%, 8%, 12%, 18%, 28%, 51%, सबको एक ही टैक्स किया जाए, क्योंकि व्यापारी को राहत मिले। व्यापारी छोटे छोटे सीए तो रख सकते नहीं हैं, उनकी तनख्वाह भर नहीं सकते हैं, वो कहाँ से लावे पैसे कि सीए साहब को देवें। तो इसलिए हमारा यही है कि सीए को बिल्कुल जीएसटी को बिल्कुल सरल किया जाए। किस तरीके से किया आज विरोध प्रदर्शन? हमने काली पट्टी बांध के हर व्यापारी संघ से मुंदरी मोला, श्री टाकी, खारीकुई, गसेटी बाजार, अजमेर व्यापार महासंघ की तरफ से यह किया गया। सत्ताईस फरवरी शनिवार से अजमेर मास्टर स्पोर्ट्स सोसाइटी के तत्वाधान में चौथे सीनियर प्रीमियर लीग इन्विटेशनल T20 क्रिकेट कप का शुभारंभ कायड़ मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजक सचिव SF अमीन चिश्ती ने बताया कि यह प्रतियोगिता 40 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों द्वारा 5 क्लबों के मध्य खेली जाएगी। लीग में खेलने वाली टीमों के नाम इस प्रकार हैं: ओल्ड वाइन क्रिकेट क्लब जयपुर, ब्लू राइडर्स, द प्रिंस किंग क्लब, दाता 11, सनराइज येलो, अजमेर बैरिस्टर क्लब। 40 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता पिछले कई वर्षों से अजमेर में आयोजित की जा रही है। यह पहला मौका होगा जब प्रतियोगिता के सभी मैच प्रत्येक शनिवार व रविवार को कायड़ के ग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे। ये जो टूर्नामेंट हमारा हो रहा है, ये सीनियर प्रीमियर लीग नाम से हो रहा है। ये 4th टूर्नामेंट है। तो वैसे तो ये टूर्नामेंट हमारा मेयो में होता है, मेयो बॉयज़ में, लेकिन वो कोविड के चलते हुए कुलकर्णी सर ने इस बार मना कर दिया। तो हम लोग कायड़ ग्राउंड गए हैं, जो दरगाह का है ग्राउंड, वहाँ पर हो रहा है टूर्नामेंट कल से 27 से। ये सैटरडे संडे होता है। ये अबव 40 ईयर्स के प्लेयर्स खेलते हैं इसके अंदर। 2020 मैच है। तो इसके अंदर हमने ये नया किया है कि पहले भी दिया था फर्स्ट टूर्नामेंट में कैश प्राइज़। इस दफ़ा फर्स्ट प्राइज़ जो है विनर टीम को 21,000 रुपये कैश, और जो ट्रॉफीज़ वगैरह वो अलग है। और सेकंड रनर अप को जो है 11,000 रुपये कैश प्राइज़, और भी कैश प्राइज़ रखा है। मैन ऑफ द सीरीज़ भी रखा है 5100 रुपये, 5100 रुपीज़। ये हम लोग देंगे उसको। ये जो है दाता 11 की तरफ से, दाता इंक की तरफ से है प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़। सेकंड प्राइज़ जो है अजमेर होंडा की तरफ से। प्रेसिडेंट अजमेर मास्टर स्पोर्ट्स सोसाइटी। अजमेर मास्टर स्पोर्ट्स सोसाइटी के मुख्य संरक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, और इसके पैटर्न जो हैं वो अशोक गुप्ता जी हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर कोच हैं राजस्थान के अंदर, और इसके सचिव हैं वो अमीन चिश्ती जी हैं। और सीनियर प्रीमियर लीग हम 2018 से करवा रहे हैं, और ये चौथा सीनियर प्रीमियर लीग है जो हम 40 साल से ऊपर के खिलाड़ियों के लिए करवाते हैं। इसमें सारे खिलाड़ी 40 साल से ऊपर के होंगे। सिर्फ एक खिलाड़ी प्रत्येक टीम 39 साल से ऊपर का रख सकती है, वो भी 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण हो रही हो। 6 टीमें इसके अंदर भाग लेगी। 5 तो स्थानीय टीमें हैं: ब्लू राइडर्स, सीनियर प्रिंस किंग क्लब, सनराइजर्स येलो, दाता 11, अजमेर बैरिस्टर क्लब, और एक टीम जयपुर की है, ओल्ड वाइन जयपुर। पिछले 3 टूर्नामेंट्स की विजेता जो है ओल्ड वाइन क्लब जयपुर रही है, और इस बार ये हमारी प्रतियोगिता के 6 टीमों के बीच में लीग के आधार पर की जाएगी, जिसमें 14 लीग के मैचेज होंगे और 2 सेमीफाइनल होंगे, और फाइनल जो होगा वो 28 मार्च के ऊपर होगा। और कल के हमारे जो शुभारंभ है इस टूर्नामेंट का, वनिता बघेल जो हमारी विधायक हैं वो लोग वो करेंगे। पुष्कर के राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी व्याख्याताओं की कमी को लेकर ज्ञापन देने पहुंची, परंतु ज्ञापन लेने के लिए प्राचार्य ही मौजूद नहीं थी। शायद कोरोना के बाद प्राचार्य के लिए कॉलेज अभी तक नहीं खुले। कस्बे के एकमात्र राजकीय महाविद्यालय में लंबे समय से राजनीतिक विज्ञान और भूगोल के व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। शुक्रवार को जब छात्र संगठन एबीवीपी के पदाधिकारी इस समस्या को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे, तो प्राचार्य की अनुपस्थिति में कोई ज्ञापन लेने वाला नहीं था। एबीवीपी के नगर महामंत्री लाभांश वैष्णव ने बताया कि जिनको प्राचार्य का चार्ज सौंपा गया था, वे खुद ही महाविद्यालय में समय पर मौजूद नहीं थे। दूसरे शिक्षक भी ज्ञापन लेने से बचते नजर आए, जिससे छात्रों में आक्रोश व्याप्त हो गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि यही हाल रहा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
आज राजकीय महाविद्यालय में हम ज्ञापन देने गए थे, तो हम लेक्चरर की मतलब पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लेक्चरर की मांग करने गए थे कि जिन बच्चों को गांव से आते हैं, जिन बच्चों को पढ़ने के अंदर एग्ज़ाम देने में परेशानी आती है, तो हम जिस विषय हम ज्ञापन देने गए तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल भी बाहर गायब हो गया था, और दूसरे जो प्रिंसिपल जिसको चार्ज दिया गया था वो भी बाहर चले गया था, और हमसे जो टीचर थे वो ज्ञापन भी ले नहीं रहे थे। महाविद्यालय पुष्कर में राजनीति विज्ञान और भूगोल के व्याख्याता के लिए हम ज्ञापन देने आए थे, जो कि प्रिंसिपल ना होने के कारण सेकंड टीचर को चार्ज दे रखा है, जो वो भी उपस्थित नहीं है और या कोई भी टीचर ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं। उर्स के मुकम्मल होने के बाद भी खास लोगों को अजमेर आना जारी है। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ दरगाह जियारत के लिए अजमेर पहुंची। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य और उनके निजी सुरक्षा गार्ड थे। उन्होंने अपनी नई फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी। उन्हें खादिम द्वारा दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया गया। अपना बैन सर ढक लीजिए आप, वही मुश्तबा साइड पे चले जाते। हाँ वही चाहिए, रास्ता छोड़ो भाई। एक फोटो हटो, सामने से हटो, काम तो करना। अरे यार हटो तो सही। चले यहाँ से चले आप कहीं से भाई उनका मम्मी को भी थोड़ा सामने मैं ले लेता हूँ, दोनों का साथ ले। एक से आगे आ जाओ, एक मिनट भैया, रास्ते से हटिए। सेफ थोड़ा सेफ आप ले जाओगे। एक मिनट, वो आ रहा है सारा मैडम, थोड़ा सा आ रहा है वो आगे। चलो आगे मैडम तू खींच। आ जाओ बहन, आ जाओ। मामू जान अब तो ना भाई जाओ। आ जाओ बहन, आ जाओ। भाई बंद करो इसको, बंद करो, इसके पीछे पागल हो जाओगे तुम। दूसरे का देखो। हाँ क्लीन मामू। हाँ बोलने का लो में आ गई आवाज। मैं वहीं चलता हूँ। व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों द्वारा मुर्गा बनने के बाद शुक्रवार को झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा वे लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।
अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में नियुक्ति देने की मांग को लेकर पिछले कई समय से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को अभ्यर्थी मुर्गा बनकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज उन्होंने आरपीएससी के बाहर झाड़ू लगाकर आरपीएससी अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने परिणाम तो निकाल दिए, परंतु परिणाम निकाले इतना समय हो जाने के बाद भी उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। न ही आरपीएससी इस ओर ध्यान दे रही है। उनके साथ इस आंदोलन में महिला अभ्यर्थी भी प्रदर्शन कर रही हैं। ये स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थी हैं। 3 साल हो गए हैं भर्ती को और स्कूल अलॉट कर दिए गए थे। उसके बाद हमारे आदेश वापस ले लिए गए। हम धरना प्रदर्शन 23 फरवरी से लगातार कर रहे हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी नियुक्तियां नहीं मिल जाती हमको। हम आज यहाँ पर अध्यक्ष साहब सुबह जब जाते हैं और शाम को वापस जाते हैं आरपीएससी से, तो उनको हमसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम हमारे ऊपर कृपा कीजिए और ध्यान दीजिए और हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कीजिए। हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक नियुक्ति प्रक्रिया हमें नहीं मिल जाती है। आज किस तरह प्रदर्शन किया? सुबह आज हमने अध्यक्ष साहब और सचिव सहित गाड़ियाँ जो निकली हैं उनके सामने हाथ जोड़कर प्रदर्शन किया है और दोपहर में हमारा आरपीएससी के आसपास झाड़ू निकालकर सफाई करने का कार्यक्रम रहेगा। 2018 की व्याख्याता भर्ती के नवचयनित अभ्यर्थी हैं और पिछले 4 दिन से आरपीएससी के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आरपीएससी से हमारी एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, क्योंकि इस भर्ती को 3 साल हो चुके हैं, जबकि हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, हमें स्कूल अलॉटमेंट हो चुके हैं, लेकिन आरपीएससी अभी तक उसकी नाकामी की वजह से हम स्कूलों में नहीं हैं। हमें नियुक्ति प्रक्रिया जहां पर थी वहीं पर रोक दी गई है। इसलिए हम आरपीएससी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्ती को पूर्ण किया जाए और हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। हम बिल्कुल सफल हो चुके थे, अंतिम परिणाम आ चुका था, काउंसलिंग हो गई और अंत में काउंसलिंग होने के बाद स्कूल भी मिल गई और अब भी हमें सरकार और कोर्ट और आरपीएससी तीनों के बीच में हमें पीस दिया गया है। मेहनत करके पास हो गए हैं, हम किसी की कमी नहीं निकाल रहे। देखो हम किस तरीके से मेहनत करके धरने पे बैठने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? एक तो टीचर होके, शिक्षक है, व्याख्याता, ऊपर से हमें खुद को मुर्गा बनना पड़ रहा है। किसकी वजह से? सरकार की वजह से। जी कल हमारे सब भाइयों ने मिलकर मुर्गा बन के आरपीएससी के सामने प्रदर्शन किया था। आज हम लोग एक सांकेतिक तरीके से झाड़ू लेके आरपीएससी के सामने झाड़ू लगा के आए हैं। अजमेर डिस्कॉम द्वारा एक निजी फर्म को उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की एवज में कोर्ट ने डिस्कॉम के वित्तीय शाखा के ऑफिस को कुर्क करने के आदेश दिए। कोर्ट के कुर्की के आदेश के बाद नाजिम सईद फर्म के वकील ऑफिस पर जहां उन्होंने कुर्की की कार्यवाही को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी छुट्टी होने पर यह कार्यवाही नहीं हो पाई। फर्म के वकील ने बताया कि जयपुर की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने डिस्कॉम को उपकरण सप्लाई किए थे, जिसका पेमेंट डिस्कॉम द्वारा रोक दिया गया। इसके चलते फर्म ने कोर्ट का सहारा लिया, जिस पर कोर्ट ने 13 करोड़ की बकाया राशि निकालते हुए अजमेर डिस्कॉम को राशि निजी फर्म को देने के आदेश दिए। शुक्रवार को जब कार्यवाही नहीं हो पाई तो निजी फर्म के वकील ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम की मंशा नहीं है कि फर्म को उसका बकाया भुगतान करे। यही वजह है कि अब उन्हें वापस कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। एक्चुअल में एक फर्म है इलेक्ट्रोलाइट जयपुर की, एक बहुत ही बिना जो निगम के स्टैंडर्ड्स थे उसके विपरीत माल उसने सप्लाई किया था लगभग 2014 में। हम लोग इस विषय में उसके पेमेंट नहीं करके उसको रिजेक्ट कर दिया था मटेरियल को। इसके अगेंस्ट में फर्म कोर्ट में गई और अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको करते हुए उन्होंने निगम के अगेंस्ट के अंदर केस को जीता
और वो पेमेंट जो है 3 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए ब्याज लगाते हुए 12 करोड़ रुपए मांगने के प्रयास है फर्म का। इस प्रयास में हमने निगम का हित देखते हुए पेमेंट अभी तक नहीं किया और इस पेमेंट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारे SCTW की है। पर SCTW की आज शादी की सालगिरह है, इसलिए वो अवकाश पर हैं। ऐसी उनके अवकाश की परिस्थितियों के अंदर भी फर्म ने दबाव डालकर आज उनके ऑफिस को कुर्क करने की कोशिश की। इसके विरोध में मुझे सामने आना पड़ा और मैंने जो नाजिम साहब हैं उनको कहा है कि हम लोग पेमेंट इस पूरे केस को दिखवा के पेमेंट करने की भी कोशिश करेंगे और उच्च न्यायालय में जाने की भी कोशिश करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में अगर वो कुर्की करना चाहे करें, पर अच्छा यही होगा कि उनकी उपस्थिति में करें। पर ऐसी बात है नहीं, जो ख़राब माल को हम किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। पार्टी का एक इलेक्ट्रोलाइट्स पावर करके एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है जयपुर की, उसका पेमेंट निगम नहीं कर रहा है। लगभग 1.5 साल हो गया है। पहले लिखित में भी आश्वासन दे रखा है निगम ने, आज तक उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है। लगभग 13 से 14 करोड़ की इसमें अमाउंट की रिकवरी होनी है, जो आज तक इन्होंने नहीं की है और सिर्फ लिखित में दे देते हैं कि हाँ आज करेंगे कल करेंगे, पर नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे इसमें आगे फर्दर इनका प्रोसीज करें और या तो निगम की पूरी बिल्डिंग को कुर्क कराएंगे आगे चल के, तो कोर्स ऑफ एक्शन जैसे भी तय करते हैं उसके हिसाब से देखेंगे। अभी MD साहब से बात हुई थी, क्या MD साहब से बात हुई तो MD साहब ने साफ बोल दिया कि इसमें मैं कोई एंटाइटल्ड नहीं हूँ पे करने के लिए, और ऑफिसर इंचार्ज हैं कोई SCTW, ही इज़ ऑन लीव टुडे। बल्कि ऐसा डिक्रीदार का मानना है, ऐसा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव का मानना है कि इसमें अगर कोई भी एम्प्लॉई जब छुट्टी पे होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि निगम जजमेंट डेटर कोई भी पेमेंट करने के लिए डिनाई कर दे। SCTW पर्सनल कॉम्पिटेंसी में ना होकर पार्टी इसमें निगम के बिहाफ पे हैं, तो निगम इसमें लायबल है कोई भी अमाउंट पे करने का। अगर निगम पे नहीं करता है तो इसका मतलब जो MD साहब हैं, MD साहब का रवैया इसमें पेमेंट करने की मंशा नहीं दिखती है बिल्कुल भी। इसलिए कितना अमाउंट है? अमाउंट लगभग 13 करोड़ का मामला है, बहुत बड़ा मामला है और इन्हें ना ये कोर्ट के ऑर्डर्स की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, और इतना ही कहना चाहूँगा। किशनगढ़ के निकटवर्ती एक गांव टुकड़ा के बाड़े में, टुकड़ा में बाड़े में, टुकड़ा लिखा है सर। किशनगढ़ के निकटवर्ती एक गांव टुकड़ा में एक बाड़े में भयंकर आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई जानवरों की मौत हो गई। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारण से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। भीषण आग की चपेट में आने से 8 मवेशी जिंदा जल गए, साथ ही किसान के घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। बक्से में रखे जेवर और नकदी तक आग की भेंट चढ़ गए। मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों में भी आग से भारी नुकसान हुआ है। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस आग से किसान को भारी नुकसान हुआ है। जिला परिषद के अधीन आने वाले विद्यालयों में सन 2018 के 477 अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति प्रमाण पत्र जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा द्वारा दिए गए। बाद में हमारे मालविया जी जिला पंचायत राज के मंत्री बन गए थे, तो पूरे वहाँ जब हमारी जन सुनवाई चलती थी, जिला परिषद आपके द्वार तो मसूदा में आए और तो उन्होंने जिला प्रमुखों को बोला कि अगर आप उस समय जिला प्रमुख जी बीजेपी से थे, तो उस समय उनको बोला
कि आप अगर वो जिला प्रमुख बीजेपी के हैं, आप सब कांग्रेस के, उस समय सारे जिला प्रमुख ज्यादा थे, तो उस समय भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप वहां जाकर के सीखिए, जो जिला प्रमुख अजमेर जिस प्रकार से काम करते हैं आप लोगों को भी काम करना चाहिए। तो अगर जिसकी भावना साफ सुथरी भावना हो, जिसके दिल में कोई कपट नहीं हो, जिसके मन में साफ सुथरी हो, आपको पता होना चाहिए जिला प्रमुख जी पहले जिला प्रमुख रहे तो भी सैलरी और घर से खर्चा करके जिला प्रमुख की चलाई, बाद में विधायक भी रहे, आप सब मसूदा से जुड़े हुए हो, आप कई जिला परिषद कार्यालय में हुए कार्यक्रम में जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा द्वारा 477 अध्यापकों के साथ 9 लोगों को स्थायी नौकरी दी गई। जिला प्रमुख का कहना है कि जल्दी 1100 अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए डीसी की बैठक बुलाई जाएगी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख के अतिरिक्त समाज सेवी भवन सिंह पलाड़ा, जिला परिषद आयुक्त व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज की जो हमने डीसी की मीटिंग की है, इसमें हमने पहले के जो टीचर्स थे कम से कम 2018 के थे, तो उसमें 477 टीचर को तो हमने स्थायीकरण के आदेश दिए हैं और उनका कार्यक्रम भी रखा है, उनको नियुक्ति दी है। इसके अलावा हमने 9 जनों को, आज की जो डीसी की मीटिंग थी उसमें हमने 9 जनों को नौकरी दिए है। इसमें 6 लोग तो पियोन है और 2 ग्राम सेवक है, एक कोई ड्राइवर है शायद। उन 9 जनों को हमने नौकरी दी है। इसके अलावा आगे जो 1100 लोग हैं स्थायीकरण के, उसमें जल्दी हम डीसी की मीटिंग करेंगे। उसमें जो बाकी के लोग रहे हुए हैं उनको भी हम स्थायीकरण के आदेश जल्दी देंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के उर्स के बाद सांभर के हजरत सोफ्ता के उर्स के लिए खादिमों द्वारा चादर ले जाई गई। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से शुक्रवार को सांभर स्थित हजरत हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता की दरगाह के लिए चादर के जुलूस में गाजे बाजे के बीच शानो शौकत के साथ चादर खुदाम हजरात की ओर से सांभर में पेश की जाएगी। अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद वाहिद हुसैन अंगार शाह ने बताया कि ख्वाजा साहब की दरगाह से चादर हर साल खादिम हजरात चादर लेकर जाते हैं। सांभर में जुलूस के साथ रवाना होकर हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता के मजार पर चादर पेश की जाती है। चादर पेश करने के बाद अंजुमन की ओर से लंगर तकसीम किया जाता है। आज जो है गरीब नवाज के पोते हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता की उर्स मुबारक कल होंगे, लेकिन आज यहाँ से दरबार गरीब नवाज से खिदमत के बाद जो है चादर का जुलूस जो है मैन गेट तक जाता है और यहाँ से सांभर शरीफ पहुँचाया जाता है चादर को लेकर, और ज़ायरीन भी इसमें शिरकत करते हैं और तमाम खादिम इसमें शिरकत करते हैं। और ये गरीब नवाज की बारगाह से खुदाम हज़रात ही पेश करते हैं और कम से कम 800-700 साल हो गए इसको पेश करते हुए गरीब नवाज के दरबार से। ये एक बहुत कदीमी रस्म है जिसे खुदाम ख्वाजा अंजाम देते हैं। ये कौन सी तारीख को निकलता है जुलूस और कहाँ पहुँचता है ये 13 तारीख को निकलता है, 13 रजब को, और 14 रजब को गरीब नवाज के पोते हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता के दरबार में पेश होती है चादर, जो बारगाह गरीब नवाज से जाती है खिदमत के बाद जुलूस के साथ, और खुदाम हज़रात इसको पहुँचाते हैं और खुदाम हज़रात ही वहाँ जो चादर पोशी, दुआ खैर, लंगर वगैरह वहाँ जाकर सांभर शरीफ में करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।